नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शुरू शिक्षा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला पार्ट जो अपन टोटोमेरिज्म पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि टोटोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन सी उसमें शर्तें चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। अब सेकेंड क्लास के अंदर मैं और एग्जाम्पल लेके आया हूँ जो ये आपके सामने लिखे हुए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये जो कंपाउंड आपके सामने दिया हुआ है इसके बारे में आपको बताना है कि ये टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करता है या नहीं। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करता है, इसके मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो XYZ वाला तरीका बताया था, एक अल्फा हाइड्रोजन वाला। दोनों से अपन देख लेते हैं कि टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करता है या नहीं। तो देखो जो ये आपका जो है फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। और मैंने बताया था कि अल्फा कार्बन कौन सा है पहला। तो जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अर्थात ये है कार्बन, कौन सा? ये कार्बन जो यहाँ पर ये कार्बन है, इधर वाला ये है कार्बन जो है, ये कौन से कार्बन है? ये अल्फा कार्बन है। कौन से हैं? अल्फा कार्बन है। ठीक है, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसके लिए टोटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होता है। तो इनमें देखो अल्फा हाइड्रोजन है क्या? तो ये कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड 3-4 संयोजकता पूरी है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इधर वाले में 2-3-4 चारों संयोजकता पूरी है, वैलेंसी पूरी है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 0। और जब अल्फा हाइड्रोजन 0 है तो नो टोटोमेरिज्म, नो टोटोमेरिज्म अर्थात ये कंपाउंड किसी प्रकार की कोई टोटोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। XYZ वाले से देख लो तो ये आपका Z रहेगा, ये Y रहेगा, ये अक्ष या इधर वाला अक्ष। और अक्ष के लिए मैंने बताया था कि अक्ष पर मोनोवेलेंट अर्थात हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 0 है, तो ये किसी प्रकार की कोई टोटोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें आपको बताना था कि टोटोमेरिज्म है या नहीं। तो टोटोमेरिज्म नहीं है। क्यों नहीं है? तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। XYZ वाले सिस्टम से देखो तो अक्ष पर जो है एक हाइड्रोजन परमाणु का उपस्थित होना आवश्यक है, तो यह हाइड्रोजन परमाणु इसमें नहीं है। अगला एग्जाम्पल ये रहा, ये आपका इनोल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? इनोल। और इसका 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो यह आपका कीटो फॉर्म बन गया, कीटो फॉर्म बन गया। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपका बनाया हुआ था, तो इसमें भी यही क्वेश्चन था कि ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। तो ये कंपाउंड बिल्कुल टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। क्यों करता है? तो देखो ये Z, ये अक्ष, ये Y, Z Y और ये अक्ष। अक्ष पर क्या है? हाइड्रोजन है, टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। या इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन जो है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, उसके पास में यहाँ पर क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि अक्ष पर जो है क्या है? हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन होने की वजह से टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। और ये हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये आपका कीटो फॉर्म बन जाएगा। तो ये इनोल से कीटो फॉर्म है। जनरली अपन कीटो से इनोल बनाते हैं, ये उसका उल्टा है, इनोल टू कीटो फॉर्म। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये भी वही एग्जाम्पल है। इसमें एग्जाम्पल में यही पूछा जाए, क्वेश्चन क्या है? क्या ये टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं? तो बिल्कुल करेंगे। इसमें तो बहुत सारे टोटोमर बन सकते हैं, बहुत सारे टोटोमर बन सकते हैं। देखो Z Y और अक्ष, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, इधर से भी प्रदर्शित करेगा। Z Y और इधर अक्ष, तो ये भी टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। Z Y इधर वाला अक्ष लेकर भी इधर भी टोटोमर बना सकते हो, और Z Y और इधर वाला अक्ष लेकर भी टोटोमर प्रदर्शित कर सकते हो। तो इसके बहुत सारे टोटोमर बन सकते हैं, तो ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा, मतलब इसका आंसर होगा यस। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है, ये कैसा फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। ये कौन सा ग्रुप है? कीटो फॉर्म है। ठीक है, अब इनोल फॉर्म बना है इसकी। टोटोमर में क्या होता है? इनोल फॉर्म बनानी है आपको, तो 1,3 हाइड्रोजन का आपको क्या करना है? माइग्रेशन करना है। क्या करना है? माइग्रेशन। तो देखो अपन माइग्रेशन किधर करते हैं, इसमें थोड़ा आपको देखना है कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन ले, अक्ष किसको माने। तो Z तो ये रहेगा, कन्फर्म है, और Y यही रहेगा। अब अक्ष
या तो ये हो सकता है या आपका अक्ष जो है ये हो सकता है। अब कौन सा अक्ष लें, ये लें या ये लें? तो ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखिए, जो आप कार्बन है, जो उस कार्बन पर मान लो कि ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? अगर आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला, sp3 संकरण वाला कार्बन मिलता है तो प्रायोरिटी इसको दीजिए, इसके बाद में sp2 वाले को प्रायोरिटी दीजिए, और उसके बाद में sp कार्बन जो है उसको प्रायोरिटी देनी है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर है किसके लिए? संकरण के लिए। तो देखो अब ये कार्बन कौन सा संकरण प्रदर्शित कर रहा है? sp2। और ये कार्बन कौन सा संकरण प्रदर्शित कर रहा है? sp3। अब किसका अल्फा हाइड्रोजन लिया जाए, इसका लिया जाए या इसका लिया जाए? तो आप ध्यान रखना, sp3 वाले हाइड्रोजन जो है, sp3 वाला जो हाइड्रोजन है, जिस कार्बन में sp3 संकरण है, उसके हाइड्रोजन को अपने को काम में लेना है, ताकि जो इनोल फॉर्म बने वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप टोटोमर बना नहीं सकते, बना सकते हो, लेकिन जो टोटोमर बनेगा आप बना के देख लो। पहले दोनों में बना के बता देता हूँ आपको। पहले ये वाला हाइड्रोजन हटा लेते हैं अपन, तो आपका इस प्रकार का टोटोमर बनेगा। ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये OH आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर वाले से बना लो तो इस प्रकार का बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये OH। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी देखो आप किस में ज़्यादा है। तो आप ध्यान रखना, कभी भी पाई बॉन्ड, कभी भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई और ये भी पाई, तो ये लगातार में नहीं होने चाहिए, अल्टरनेटिव होने चाहिए, अल्टरनेटिव होने चाहिए, तब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस प्रकार का कार्बन, अर्थात कार्बन डबल बॉन्ड और ये कार्बन, कार्बन कार्बन इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड, ऐसा कार्बन जो है वो स्टेबल कम होता है, तो ये इनोल फॉर्म जो है वो कम स्टेबल होगा। और यही बात मैंने इससे समझाने की कोशिश की, आपको संकरण के आधार पर समझाने की कोशिश की। अब इसमें देखो पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मतलब पाई आता है, अर्थात एकांतर क्रम में है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि इन दोनों में आपको ये कौन सा फॉर्म हो गया? इनोल फॉर्म हो गया, वो कीटो फॉर्म है, ये इनोल है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लें कि इसका कीटो फॉर्म और इसका ये इनोल फॉर्म, इन दोनों में स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी है? स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी है? तो आप पॉइंट रफली दिमाग के अंदर याद रखिए कि ऑलवेज जो है, अगर कोई कंडीशन नहीं हो तो कीटो फॉर्म जो है वो इनोल फॉर्म से जनरली ज़्यादा स्टेबल होता है, जनरली स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अगर कोई कंडीशन ना हो, कोई और कंडीशन नहीं हो, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें इनोल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें एरोमेटिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपका कॉन्जुगेशन है और इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है। उन चारों कंडीशन के अंदर इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। उन चारों कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो जनरली जो है वो कीटो फॉर्म जो है वो इनोल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो आप इसके आधार पर भी बोल सकते हो कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और भी तरीका देखो, ठीक, और भी क्या तरीका है देखो आप। अगर अपन स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो थोड़ा सी मैं चीज़ आपको बता देता हूँ कि एक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अगर दो कंडीशन आपको ऐसे मिल जाए स्टेबिलिटी की कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक अलग होता है। नॉन एरोमेटिक तो वो है जो एरोमेटिक नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक अलग कंपाउंड होता है। अगर आपको ऐसे आ जाए कि ऐसे आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा हो और एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा हो, तो ध्यान रखिए एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा पाई जाती है। अब आप इनमें डिफरेंस भी समझना होगा कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या है। देखो पहले तो इनकी सिमिलरिटी देखते हैं। एरोमेटिक क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं। और एंटी एरोमेटिक भी क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं। पहली बात ये, दोनों प्लानर होते हैं। ठीक है, प्लानर होते हैं दोनों। ठीक है, तो इसके आधार पर भी दोनों में अपन डिफरेंस नहीं कर सकते। दोनों में कॉन्जुगेशन पाया जाता है। मैंने कॉन्जुगेशन जो है पिछली क्लास के अंदर बता चुका हूं,
पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको कॉन्जुगेशन, इससे पिछली क्लास के अंदर कॉन्जुगेशन बताया है, पाई सिग्मा लोन पेयर हो सकता है, पाई सिग्मा पाई हो सकता है, कई प्रकार के कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन जो है वो इसमें भी हो सकता है और कॉन्जुगेशन जो है एंटी एरोमेटिक में भी हो सकता है। तो इन तीन चीज़ों के आधार पर अपन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अंदर डिफरेंस नहीं कर सकते। अगली चीज़ कौन सी है, चौथी चीज़ जो है वो डिफरेंस वाली क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या को, पाई इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है ये इसमें एरोमेटिक में 4n+2 होता है, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, जबकि इसके अंदर 4n के फॉर्मूले से निकालते हैं। n की वैल्यू जो है 0 रखें, n जो है 0 रखें, 0 1 2 3 ऐसे इसकी वैल्यू होती है। अगर n बराबर 0 रखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है 2, इसमें आती है 0। अगर 1 रखें तो 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 रखें तो 4, 2 रखें तो 8 2 10, और इसके अंदर कितनी आ जाएंगी 4 दूनी 8। तो इस ऑर्डर के अंदर क्या पाए जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस करना जरूरी है। तो साइक्लिक कंपाउंड है, इसके आधार पर डिफरेंस नहीं हुआ, पहला पॉइंट, डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन दोनों साइक्लिक होते हैं। दोनों प्लानर हैं, डिफरेंस नहीं हुआ। दोनों में कॉन्जुगेशन होगा, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। डिफरेंस किसके आधार पर किया, पाई इलेक्ट्रॉन की, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक में 4n+2 से निकालते हैं। आप n का मान जो है 0 1 2 3 से रखिए, और इसका अपन 4n से निकालते हैं। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की जो संख्या इस प्रकार से आए तो वो है आपका एंटी एरोमेटिक, और संख्या इस प्रकार से आए तो वो है आपका एरोमेटिक। और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में स्टेबिलिटी देखनी हो तो आप याद रखिए, स्टेबिलिटी जो है वो हमेशा एरोमेटिक की ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ के अंदर, इसी एग्जाम्पल के अंदर आपको एक कीटो दिया हुआ है, एक इनोल दिया है। जनरली अपन देखें तो कीटो फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किसकी तुलना में, इनोल की तुलना में। और भी कोई कंडीशन है क्या, तो देखिए साइक्लिक हैं दोनों, प्लानर हैं, कॉन्जुगेशन जो है इसमें पाई सिग्मा पाई है, इसमें कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन देखो सेम है, ये तीनों कंडीशन जो है इनके अंदर सेम है। अब डिफरेंस देखते हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने रिंग में, 2, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो ये रहे 2, सिर्फ 2 है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं रिंग में, 4, 2 2 4। ये 2 जो है वो इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, और ये कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। मतलब ये क्या है, एरोमेटिक है, और ये क्या है आपका एंटी एरोमेटिक। तो याद रखिए हमेशा अगर ऐसे कंपाउंड आपको मिल जाएं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो एरोमेटिक जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उस नियम पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। अगर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का एग्जाम्पल दिया हुआ हो तो एरोमेटिक की स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। कीटो और इनोल को देखना ही नहीं, ये जनरली कंडीशन है। जनरली कीटो फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल होता है किसकी तुलना में, इनोल फॉर्म की तुलना में। ठीक है, लेकिन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक आ जाए तो एरोमेटिक की स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। अगला एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा ग्रुप है, कीटो। कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म। तो पहली कंडीशन टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा क्या, देखो जेड, ये वाला कार्बन वाई, अक्स आपका इधर भी है और एक्स इधर भी है। तो इसको अक्स लिया तो डबल बॉन्ड लगातार में आ जाएंगे जो स्टेबिलिटी नहीं होंगी, तो अपन इस अक्स से लेंगे। ये बात अपन sp3 और sp2 और sp वाला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो ये आपको हटाना है, तो इसका आप इनोल फॉर्म बनाइए। तो ये OH आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। ये आपका है इनोल फॉर्म। अब आपको पूछा जाए कि कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आप जनरली क्या बोलोगे, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, बट इन दिस एग्जाम्पल इट इज नॉट ट्रू। इसके अंदर जो है इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, कीटो फॉर्म की तुलना में। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो एक्सप्लेन करो, दोनों साइक्लिक हैं, दोनों प्लानर हैं, कॉन्जुगेशन दोनों में देखो पाई सिग्मा लोन पेयर पाई,
ठीक है। फिर पाई सिग्मा इसमें नहीं है तो इधर कॉन्जुगेशन बन रहा है पाई सिग्मा पाई, मतलब कॉन्जुगेशन इसमें भी है और कॉन्जुगेशन इसमें भी, इसमें थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है। ठीक है। अब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक देखो इसके अंदर, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 4, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 6। ऑर्डर देखो 2 6 10, ये ऑर्डर किसका होता है एरोमेटिक का, अभी पिछली एग्जाम्पल में मैंने बताया था। एंटी एरोमेटिक का ऑर्डर क्या होता है 0 4 8 और 4 3 12, ये ऑर्डर होता है। ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो ये इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका है एंटी एरोमेटिक। और ये आपका है एरोमेटिक। तो मैंने बोला ना कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की अगर तुलना करनी हो तो एरोमेटिक जो है मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। तो इस एग्जाम्पल को आप एक्सप्लेन कर सकते हो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के आधार पर। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों साइक्लिंग है, दोनों फ्लनार हैं, दोनों कॉन्जुगेशन है, दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या देखी तो ये जो है वो एंटी एरोमेटिक को प्रदर्शित करता है और ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा किसकी तुलना में एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा, इसमें भी देखो ये कौन सा ग्रुप है कीटो फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है कीटो। अब इसका अपने को क्या बनाना है इनोल, तो 1,3 हाइड्रोजन का आपको क्या करना है माइग्रेशन करना है। तो सेम वही कंडीशन ये Z हो जाएगा, ये Y। अब इधर वाला अक्स तो अपन लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया तो और अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो अपन ये लेंगे। ठीक है, इससे आप इनोल बना लो। यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और आपने यहाँ OH लगा दिया और ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये आपका फॉर्म बन गया इनोल। तो मैंने स्टेबिलिटी का आपको एक तरीका बता दिया है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और इसी एग्जाम्पल में ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि कौन सा फॉर्म जो है स्टेबल ज़्यादा होगा। तो जनरली कीटो फॉर्म स्टेबल होता है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब देखो दोनों साइक्लिक हैं, दोनों प्लनार हैं, और कॉन्जुगेशन देखो इसमें पाई सिग्मा पाई। ठीक है, और इसके अंदर पाई सिग्मा पाई पूरा कॉन्जुगेशन चल रहा है। इसके अंदर देखो पूरा पाई सिग्मा पाई चल रहा है, इसमें पाई सिग्मा फिर पाई, ये कॉन्जुगेशन भी चल रहा है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी कौन सी है, एक चीज ध्यान रखना, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक माना जाए तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत बहुत कम स्टेबल होता है, इसलिए यह भी माना जाता है कि इस कंपाउंड का निर्माण ही नहीं होता। यह माना जाता है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनता ही नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो एक रिंग की, देखो आपको एक रिंग दिख रही होंगी इस कंपाउंड के अंदर, ये रिंग देखो आप, इस रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो 4 दिख रही है, और 4 किस में होती है एंटी एरोमेटिक में, 4 किस में होती है एंटी एरोमेटिक में। इस रिंग को देख लो आप, इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितने हैं 2 हैं, और 2 किस में होते हैं एरोमेटिक में। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा जो है एरोमेटिक की होगी। तो ये जो है मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। या ऐसा भी माना जाता है कि ये कंपाउंड बनता ही नहीं, अर्थात ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित ही नहीं करता। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेबिलिटी को देखकर, तो आप एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के आधार पर जो है इसको मोर स्टेबल आपको करना है। एक एग्जांपल और देख लें आप, ये आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखते हैं, इसको अपन सोल्व करते हैं। ये कैसा फॉर्म है कीटो फॉर्म। ठीक है, अब इसका अपन इनोल फॉर्म बना के देखते हैं। तो देखिए यह आपका Z, यह आपका Y, और आप इधर से एक्स नहीं लोगे,
इधर से एक्स लोगे तो सेम ही कंडीशन है। चलो इधर वाला ले लेते हैं, किधर भी सेम है तो एक बार बना के देख लो, फिर अब स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन देखते हैं। ये डबल बॉन्ड है आपका, ये डबल बॉन्ड है, एक बार इसको रहने दो आप, इस वाले का ही टोटोमेरिसन कर लो आप 1 से 3 हाइड्रोजन माइग्रेशन, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मैंने एक पॉइंट आपको भी बताया है कि कार्बन कार्बन में इस प्रकार की कंडीशन आए, इस प्रकार की कंडीशन आए तो ये कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल होता है या लेस स्टेबल होता है, या लेस स्टेबल होता है। मैंने बताया अभी आपको कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक के बाद एक हों, ठीक है ना, इसके जस्ट बाद में, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है। तो ये जो इनोल फॉर्म है, ये जो इनोल फॉर्म जो है उसके अंदर ये लगातार में है, तो ये आपका क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और इसके अंदर आपका कीटो फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा किसकी तुलना में, इनोल की तुलना। ठीक है, तो आपको अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताएंगे कि इनोल कौन कौन सी कंडीशन में स्टेबिलिटी रख सकता है। तो उसमें एरोमेटिक का गुण देखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है, कॉन्जुगेशन देखना है और सॉल्वेंट का इफेक्ट भी देखना है। तो उन 4 जो कंडीशन है उनके अंदर तो इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है किसकी तुलना में, कीटो फॉर्म की तुलना में। बाकी के जितने बच गए उन सब के अंदर जो है कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल मिलता है। जितने भी कीटो और इनोल कंपाउंड हैं उसमें ज़्यादा संख्या किसकी है, कीटो फॉर्म की है। कीटो स्टेबिलिटी के ज़्यादा है, इनोल स्टेबिलिटी के कम हैं। तो इनोल स्टेबिलिटी के जो कम हैं उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर आपको इनोल फॉर्म को ज़्यादा स्टेबल करना है किसकी तुलना में, कीटो फॉर्म के लिए। अब इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।